बांदा से बता दें, जहां जिला कांग्रेस कमेटी स्टेशन रोड कार्यालय में जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के द्वारा 1 वर्षीय अध्यक्षीय कार्यकाल पूर्ण किए जाने को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित का माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझे तीसरी बार जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी विश्वास के साथ में सौंपी गई है। मेरा दायित्व है कि मेहनत कर कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने ये भी बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम पंचायत से लेकर जिले स्तर तक कमेटियों का गठन, एसआईआर, पुनरीक्षण, मतदाता सूची में पैनी निगाह रखकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जनों के द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य किया गया। साथ ही प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार अनेक मूलभूत समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन किए गए। आपको मालूम होना चाहिए कि हम आज के दिन हमारा मनोनयन हुआ था जिलाध्यक्ष पद पर, पूरा 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष होने पर हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बड़े उत्साह पूर्वक हमको सम्मान सहित यहाँ पर कार्यालय में आयोजन किया, सम्मान समारोह वही कार्यक्रम था। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी 1 साल की क्या उपलब्धियाँ रही। हमें प्रदेश नेतृत्व द्वारा संगठन सृजन अभियान दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने पूरे अपने ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक हम लोगों ने अपना पूरा कार्य। और अब खबर उन्नाव से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों किलो नशे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा जनपद के अलग अलग थानों में दर्ज 161 मुकदमों से जब्त मादक पदार्थों का विधिक निस्तारण किया गया। ये पूरी कार्रवाई दही थाना क्षेत्र स्थित एओबी प्राइवेट लिमिटेड के इंसनरेटर प्लांट में की गई, जहां कुल 294,420 किलोग्राम मादक पदार्थों को जला करके नष्ट कर दिया गया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें सबसे ज्यादा 270 किलो से अधिक गांजा शामिल है, जिसकी कीमत करीब 67 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। और इसके अलावा स्मैक, चरस, डोडा और अन्य नशीले पदार्थ भी बड़ी मात्रा में नष्ट किए गए, जिनकी कीमत लाखों में आकी गई है। तो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करवाया गया। ऑपरेशन दहन के तहत अवैध मादक पदार्थों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जितने भी जब्त मादक पदार्थ थे उनको जला करके उनका निस्तारण किया गया। स्मैक, चरस, डोडा और अन्य नशीले पदार्थ उन्हें भी नष्ट करा दिया गया। ऑपरेशन दहन के तहत अवैध मादक पदार्थों पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी संवाददाता विपिन से ले लेते हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें कि उन्नाव पुलिस अधीक्षक के आदेश पर नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन दहन के तहत जो है अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो 161 मुकदमे करीबन दर्ज बताए जा रहे हैं। इसमें से जो गांजा, ड्रग्स, मादक पदार्थ और यूडा जो जैसे जहरीले पदार्थ जो थे उनको कब्जे में लिया गया था। तो उसके तहत जो आज उन्नाव के एओबी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसको जलाया गया। जी विभिन्न ऑपरेशन दहन के तहत लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे टीम को इनपुट मिला जिसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्नाव जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीबन 100 मुकदमे दर्ज थे, उन मुकदमों में जिस तरह से गांजा, ड्रग्स, मादक पदार्थ जो जब्त किया जाता था, इसको लेकर उन्नाव पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया गया। और इस अभियान के ऑपरेशन दहन के तहत जितना भी नशीला पदार्थ था करीबन 67 लाख के आसपास की कीमत का बताया जा रहा है, इसको पूरी तरीके से जलाकर नष्ट किया गया। और ये कार्रवाई जो है उन्नाव जनपद के दही औद्योगिक क्षेत्र के एओबी फैक्ट्री में किया गया। जी विपिन, ये जो ऑपरेशन दहन है ये आगे भी ये अभियान इसी तरीके से जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिस तरह से आदेश किए गए हैं, कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों में जिस तरीके से माल बरामदगी होती है उसको लेकर लगातार अभियान जिले में अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान में आगे भी निरंतर जो कार्रवाई वो की जाएगी। जी चलिए विपिन, बने रहेगा आप हमारे साथ में। और इसी बीच एक और
बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में खनन माफिया रवि सिंह के द्वारा किसानों की जमीनों पर पोकलैंड मशीनों से बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन कर सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंडिया अहेड की खबर के बाद में प्रशासन हरकत में आया और संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 3 पोकलैंड मशीन और 2 डंपर कब्जे में लिए। बताया जा रहा है कि फर्म ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद अवैध खनन जारी था। एडीएम सुशील गौड़ ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अवैध खनन पर बड़ा एक्शन हुआ है। खनन माफिया रवि सिंह पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। के निर्देश के क्रम में अवैध खनन को लेकर बहुत ही संवेदनशील इशू है। इसको हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खनन अधिकारी के साथ जो पूरी टीम है, उसमें हम लोगों ने एक टास्क फोर्स भी बना रखा है, जिसमें जिले के उसमें सभी एसडीएम हैं और सभी संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं और संबंधित इंस्पेक्टर, इन सभी लोगों के साथ एक हम लोगों ने ग्रुप भी बना रखा है कि नियमित तौर पे ये सभी लोग जांच करेंगे, कहीं भी किसी भी तरीके से अवैध खनन कार्रवाई न होने पाए। अभी ये संज्ञान में आया है, तो उस पर रात में ये खनन अधिकारी के द्वारा जो है ये सीजर की कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता विपिन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन, देखिए, ब्लैकलिस्टेड होने के बाद में भी अवैध खनन जो है वो लगातार जारी है और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि जब खबर प्रसारित की गई उसके बाद में प्रशासन चेताया, उससे पहले प्रशासन क्या कर रहा था? बिल्कुल खुशबू, आपको साफ तौर से बता दें कि उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के सैजनी और देवारा के बीच में बीते लंबे समय से अवैध खनन जैसे काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। खनन कोई और नहीं, ये एक क्षेत्रीय जो खनन माफिया है रवि सिंह, ये रवि सिंह जो है बाप बेटे मिल के अवैध खनन को अंजाम दे रहे थे। इससे पहले भी इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। जिस तरह से ये अवैध खनन कर रहा था, परमिशन की आड़ में अवैध खनन कर रहा था, इसकी जो फर्म है उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, छापेमारी की गई थी, प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी। उसके बावजूद भी है जो खनन माफिया है, इसकी इस बार परमिशन नहीं हो पाई है और उसकी फर्म जो है ब्लैक लिस्टेड रह गई है। उसके बावजूद क्षेत्र में जो अवैध खनन है वो बड़े स्तर पे चल रहा था, अवैध कारोबार कर रहा था। इसको लेकर लगातार जो इंडिया अहेड है खबर प्रकाशित कर रहा था, खबर दिखा रहा था, प्रशासन के संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहा था कि लंबे समय से जो खनन अधिकारी हैं वो इसको संरक्षण दे रहे थे। खननकर्ता को लेकर के किस तरीके क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जिस तरह से अवैध खनन हुआ है इसको लेकर जिला प्रशासन हरकत में आया है, क्योंकि इंडिया अहेड की खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। और साफ तौर से जिस तरह से ये ब्लैक लिस्टेड फर्म के नाम पर अवैध खनन को अंजाम दे रहा था, इसको लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पे इस खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा खुशबू सवाल उठता है कि जिस तरीके से बीते लंबे समय से ये अवैध खनन का काला कारोबार कर रहा था और जो खनन अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, वो बाकायदा इसको संरक्षण दिए थे, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं देखिए, आखिर विभागीय अधिकारी जो हैं, जब उनकी जानकारी में अगर ये मामला था तो वो क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए थे? जिम्मेदार जो अधिकारी है वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे थे? और अब जबकि जिम्मेदार अधिकारियों का क्या रुख है इस मामले में, क्या कह रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी? इस बात की क्या गारंटी लेंगे कि अब इस तरीके से आगे अवैध खनन नहीं होगा? देखिए, प्रशासनिक जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है, खनन स्थल पर घेराबंदी करती है, उसके बाद खनन के स्थल पर जो मौजूद 3 पोकलैंड और 2 डंपर बताए जा रहे हैं उनको कब्जे में लेती है, आगे कार्रवाई की बात कर रही। लेकिन जिस तरह से ये अवैध खनन हो रहा था, इसको लेकर लगातार कार्रवाई के निर्देश हैं, क्योंकि योगी सरकार जो है इस अवैध खनन को लेकर संवेदनशील मानती है, लगातार कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स टीम गठित की थी। उसके बाद भी जो टीम है वो काफी समय से नाराजक थी, लेकिन जिस तरह से खबर चली है इंडिया अहेड, तो उसके बाद जो प्रशासन हरकत में आया है, अब कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो डंपर है पोकलैंड में जब्त जरूर किए गए, लेकिन खनन माफिया जो अवैध तरीके से खनन कर रहा था, जिस भूमि पर किसानों की भूमि पर जमीन पे अवैध खनन कर रहा था, पूरी तरीके से तालाब बना दिया है, उस पर अभी किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई। तो कह सकते हैं कि जो खनन माफिया है उस पर अभी तक किसी तरह कार्रवाई नहीं हो सकी। जी, खनन माफियाओं पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई विपिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी है वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, सही मायने में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा था, खनन माफिया रवि सिंह का नाम ओपन हुआ है,
खनन माफिया सामने आ चुका है, क्योंकि मौके वारदात पे जो खनन माफिया ग्रामीण किसानों को धमकाते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन साफ तौर से इस पे इसकी जो फर्में हैं ब्लैकलिस्टेड भी, साफ तौर से इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, इसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि दशकों से इस क्षेत्र में अवैध खनन का जो मकरजाल है वो फैला रखा था। और जो खनन कर रहा था, जो किसानों की जमीनें पे अवैध खनन कर रहा था, किसानों की जमीन जो है पूरी तरीके से तालाब में तब्दील जैसा हो कि गई। आप बता रहे हैं कि लंबे समय से ये अवैध खनन का कारोबार चल रहा था, अब जब इतना नुकसान हो चुका है तो इस नुकसान की भरपाई अब किस तरीके से की जाएगी? देखिए, किसान लगातार प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं कि उनके खेतों में जो है अवैध खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो है गहरी नींद में सो रहा था। सरकार की जो टास्क फोर्स टीम थी वो गहरी नींद में सो रही थी, जिसके बाद इंडिया अहेड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने चुप्पी तोड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अवैध खनन का कारोबार हो रहा था, जो खनन अधिकारी हैं उनके संज्ञान में रहता था, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से खनन माफिया, इसके पास कई सिम बताए जा रहे हैं, मोबाइल सिम जो है वो कई सिम बता रहे हैं, आधा दर्जन से अधिक। अगर इसके सिमों की जांच की जाए तो कहीं न कहीं जो अधिक विभागीय अधिकारी है, जो सत्ता संरक्षण प्राप्त नेताओं के जो शरण में पल रहा था, तो कहीं न उसका एक बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जो जिस तरह एक सिंडिकेट बना के बिल्कुल अवैध खनन देखिए, अभी इससे जुड़े हुए ये जो खनन माफिया है रवि, इससे जुड़े हुए हो सकता है और भी लोग हो, उनके बारे में भी खुलासा होगा। और हमने बार बार इस खबर को दिखाया, प्रमुखता से इस खबर को उठाया, उसके बाद में प्रशासन चेताया है, प्रशासन की कहीं ना कहीं जाकर के आंखें खुली है। शायद ये आंखें जो प्रशासन की खबर दिखाने के बाद में खुली है, ये पहले ही खुल जानी चाहिए थी। ऐसी कौन सी गहरी नींद में प्रशासन सोया हुआ था? बड़ा सवाल विपिन यही बना हुआ है। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और अब खबर हापुड़ से है, जहां सरकारी राशन पर माफियाओं का डाका डाला जा रहा है। FCI गोदाम से ट्रक में भरकर निकले चावल को बीच रास्ते में ही उतार लिया गया और बताया जा रहा है कि माफिया गिरोह ने ट्रक रोककर चावल के कट्टे सड़क किनारे उतार दिए, लेकिन स्थानीय लोगों की नजर पड़ते ही चालक और माफिया मौके से फरार हो गए। जंगल किनारे 7 कट्टे बरामद हुए हैं और पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। इससे पहले भी FCI के ट्रकों से कालाबाजारी के मामले सामने आ चुके हैं और मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदी नगर रोड का है। तो सरकारी राशन पर माफिया जो है वो डाका डाले हुए हैं। इस तरीके से पहले भी कई खबरें सामने आ चुकी है। FCI ट्रक से बीच रास्ते में चावल की चोरी हो गई। ये चावल जो कि सरकार की ओर से आम जनता तक पहुंचने थे, लेकिन उससे पहले ही बीच में कालाबाजारी करने वाले लोग बैठे हुए हैं। पुलिस और आपूर्ति विभाग की टीम जो है वो फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। कालाबाजारी के ट्रक को पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान इस समस्या का नहीं निकल चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रवि जुड़ चुके हैं। रवि, आखिर ये जो समस्या है लंबे समय से बनी हुई है, पहले भी कालाबाजारी के कई मामले सामने आए, कोई स्थायी समाधान इस समस्या का कब होगा? जी देखिए खुशबू, आपने सही कहा, ये कोई पहला राशन की कालाबाजारी का मामला पहला सामने नहीं आया है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। पहले भी हाल ही में करीब 4 से 5 माह पहले एक बड़ी राशन की कालाबाजारी पकड़ी गई थी। 8 ट्रक एक ट्रांसपोर्ट के सीज भी हापुड़ डीएम द्वारा कराए गए थे और एक जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो राशन माफिया है माफियागिरी कर रहे हैं। और अब ताजा जो मामला है हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदी नगर रोड पर बीती रात कुछ राशन की कालाबाजारी ट्रांसपोर्टर और FCI के गठजोड़ से हो रही थी। वहां पर कुछ जंगल में जो सरकारी राशन के चावल है वो कट्टे उतारे जा रहे थे। स्थानीय लोगों की वहां पर नजर पड़ी तो उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो माफिया है वहां से भाग खड़े हुए। जंगल में ही करीब 7 से 8 कट्टे जो सरकारी राशन चावल के थे उनको छोड़कर फरार हो गए। फिर स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना पाने के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक जो माफिया है उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है, मौके से फरार हो गए हैं। जिनकी तलाश में पुलिस और माफियाओं को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और प्रशासन को इस मामले में जल्द ही स्थायी समाधान जो है वो निकालना होगा, ताकि आम जनता के हक का सामान जो है वो एक कालाबाजारी करने वाले लोग ना लेकर के जाए। शुक्रिया रवि आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और अब खबर गोरखपुर से है, जहां स्पाइसजेट एयरवेज में तैनात एक महिला कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बताया जा रहा है कि युवती ने मौत से ठीक पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर अपने मन की बात जाहिर की थी, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।
फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आपको बता दें कि पूरा मामला गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के नंदानगर स्थित सैनिक कुंज का है, जहां किराए के एक मकान में चल रही स्पाइस जेट एयरवेज की कर्मचारी शिवांगी वर्मा देर रात संदिग्ध हालत में पाई गई। उनकी मौत हो गई। शिवांगी मूल रूप से बलिया जनपद के रहने वाली थी और गोरखपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट एयरवेज में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थी। पुलिस ने युवती का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक शिवांगी कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी और लौटने के बाद मानसिक रूप से काफी परेशान बताई जा रही थी। और ज्यादा जानकारी संवाददाता कृष्णा चतुर्वेदी से ले लेते हैं। कृष्णा, ये क्या कुछ पूरा मामला है? मौत के कारण फिलहाल स्पष्ट हो पाए हैं क्या? जी खुशबू, देखिए अभी मौत का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई हुई है। और ये पूरा मामला गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में नंदानगर स्थित एक सैनिक कुंज है, जहाँ पे एक महिला किराए पे रहती थी और वो स्पाइस जेट एयरवेज में सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थी। और ये अपनी मौत के पहले लोग बताते हैं कि ये दिल्ली गई थी, दिल्ली से आई थी तो काफी अवसाद में थी। और इन्होंने अपने मौत के पहले व्हाट्सएप स्टेटस पे एक ऐसा संदेश डाला था जिसने सबको चौंका दिया। कृष्णा, ये महिला कर्मचारी ने एक अपनी मौत से पहले एक व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्या लिखा हुआ था उसमें, या फिर क्या वॉइस नोट था उसमें? जी हाँ, बताया जा रहा है कि घटना से पहले शिवांगी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक ऐसा संदेश डाला था जिसने सबको चौंका दिया था। और दिल्ली में मौजूद उनके एक दोस्त ने जब ये स्टेटस देखा तो उसने उन्हें अनहोनी की आशंका हुई, तो उन्होंने तुरंत मकान मालिक को फोन करके सूचना दी। और मकान मालिक जब कमरे पे पहुंचे तो उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। और सूचना मिलते ही एम्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा खोलकर अंदर देखी तो जहाँ पे शिवांगी वर्मा अचेत अवस्था में थी, उन्हें आनंद फानन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। अम्बेडकर नगर में डीजल और पेट्रोल को लेकर अफवाह के बीच में अचानक पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई पंपों पर नो पेट्रोल नो डीजल के बोर्ड तक लगा दिए गए और लोग गैलन लेकर ईंधन भरवाने के लिए लाइनों में लग गए। डीजल और पेट्रोल की किल्लत की खबरों के बीच में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की ईंधन की कमी नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में जिले में डीजल का स्टॉक खपत से करीब 2.5 गुना अधिक है, जबकि पेट्रोल भी जरूरत से लगभग 2 गुना उपलब्ध है। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि किल्लत की बात पूरी तरीके से निराधार है और सिर्फ अफवाह है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले में कुल 166 पेट्रोल पंप है, जिनमें से केवल 5 पंपों पर ही ईंधन की अस्थायी कमी देखी गई। डीएम ने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति डीजल पेट्रोल की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। अम्बेडकर नगर में टोटल 166 पेट्रोल और डीजल पंप्स हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 2025 से में 125 थे, तो लगभग 41 पंप्स की बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे पास आज के दिन स्टॉक है वो डीजल में 1308 किलोलीटर का स्टॉक है और पेट्रोल में 850 किलोलीटर का स्टॉक है। और जो हमारा कंजम्पशन होता है प्रत्येक दिन का, वो डीजल में 607 किलोलीटर का और पेट्रोल में 369 किलोलीटर का, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन है उससे डबल और 2.5 गुना हमारा स्टॉक हर दिन हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरा अम्बेडकर नगर की जनता से यही कहना है कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी पेट्रोल। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर फैली अफवाह ने पूरे जनपद में हड़कंप मचा दिया है। अफवाह ऐसी फैली कि देखते ही देखते पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस पूरे मामले का संज्ञान खुद डीएम श्रावस्ती ने लिया है। डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी ने तुरंत एक नया आदेश जारी कर दिया है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल या जरीकेन में तेल देना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। ईंधन केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी कि जो भी पेट्रोल पंप संचालक नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जनता से भी अपील की गई कि वो किसी भी तरीके की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान न दे।
और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां ट्रॉनिका सिटी के खुशहाल पार्क में पत्नी और दोस्त की हत्या कर फरार चल रहे आरोपी राशिद को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान राशिद के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मिर्जापुर पीडब्ल्यूडी में टेंडर घोटाले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करोड़ों के ऑफलाइन टेंडर में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद एक्सईएन जनार्दन यादव पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। टेंडर समिति के सदस्य रहे जनार्दन यादव पर चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है, जबकि इसी मामले में एक्सईएन अमरेंद्र कांत पांडे पर कार्रवाई हो चुकी है। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की है, लेकिन कार्रवाई अधूरी नजर आ रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि जनार्दन यादव को निर्माण खंड 2 का चार्ज भी बरकरार रखा गया है। अब खबर बांदा से है, जहां बांदा जनपद में एलपीजी गैस की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। रसोई गैस के लिए लोग हफ्तों में एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं और खुले आसमान के नीचे लंबी लाइनों में खड़े होने को लोग मजबूर हैं। वहीं प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी कतारें प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। 3-4 दिन से लगे हैं, पर मिल नहीं पा रहा। नहीं मिल पा रहा। नहीं बताया गया है कि आपको सिलेंडर आप जाइए, अभी न मिलेगा तो बाद में आइएगा। अभी लगा गया कि अभी लगे रहिएगा, सिलेंडर मिलेगा। प्रशासन और इंडियन ऑयल ने एक रोस्टर बना दिया है, उस रोस्टर के हिसाब से गैस वितरित की जा रही है, जिससे कि थोड़ा सा अब आम पब्लिक को दिक्कतों का सामना कम करना पड़ रहा है, क्योंकि कल परसों हमने 16 तारीख तक की गैस का वितरण किया था। देखिए, इसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके अंतर्गत जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड कैटेगरी के हों या कमर्शियल कैटेगरी के हों, दोनों का जो वितरण है उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से करने की मुहिम जारी है। प्रशासन के द्वारा जो सदर तहसील के अंतर्गत बड़ी एजेंसियां हैं उनमें हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस बल दोनों की ड्यूटियां लगा दी हैं, ताकि जो वितरण प्रणाली है वो निरंतर। और अब खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद रेलखंड पर हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मिशन रफ्तार के तहत हुए इस परीक्षण में विशेष ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। इस उपलब्धि को रेलवे की तकनीकी क्षमता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड के इस सेक्शन पर पहले ही ट्रैक फेसिंग का काम पूरा किया जा चुका है और कवच सिस्टम भी तेजी के साथ में लगाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे भविष्य में यात्रियों को तेज, सुरक्षित और बेहतर रेल सेवा मिल सकेगी। बहुत अच्छे रहे, क्योंकि पिछले वर्ष अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पहली बार केटीयू से लेके धनबाद तक और वापसी में 160 किलोमीटर प्रति घंटे का ट्रायल किया गया था। अब की बार पिछले एक वर्ष में जो ट्रैक में इनपुट दिया गया है, उसके पश्चात ये निर्णय लिया गया था कि अब की बार जो है हम लोग 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम गति से जो है दोनों दिशाओं में विशेष। सिद्धार्थनगर के वासी तहसील क्षेत्र के चेतिया बाजार के पास थमू हुआ में आज सीबीएसई बोर्ड से इस संबंध एक नए विद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस विद्यालय का नाम अद्विका इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ स्मार्ट पैटर्न आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए बेहतरीन कैंपस निर्मित किया गया है, जहां प्रत्येक क्लास में टच स्क्रीन बोर्ड लगाए गए हैं और साथ ही बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए तरह तरह के उपकरण भी स्थापित किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों का समुचित विकास हो सके। बेहद ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर विद्यालय के प्रबंधक उपेंद्र सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हम क्षेत्रीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके, जिससे यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए शहर नहीं जाना पड़े। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल जनार्दन सिंह ने बताया कि अभी विद्यालय में एलकेजी से 8वीं क्लास तक की सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। हम बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं।
इस क्षेत्र में जो भी बड़े शहरों में सुविधाएं मिलती है एक अच्छे स्कूल की, वो सारी सुविधाएं आजीविका इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध है। चाहे हम कह लें स्मार्ट बोर्ड की, चाहे कह लें प्ले मेथड के द्वारा पढ़ाई कराना, एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाई कराना, सभी चाहे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लैंग्वेज लैब, इनकी हम बात करें। बाहरी शिक्षक जो भी हैं हमारे यहाँ सभी ट्रेंड हैं, बड़े ही अच्छे तरह से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ बच्चों का जहाँ तक है कि सब शौचालय पर्याप्त मात्रा में हैं, लैब का हम व्यवस्था किए हैं, गार्डन का हम व्यवस्था किए हैं, बच्चों के प्ले के लिए उनके मनोरंजन के लिए व्यवस्था किए हैं, और जो खेल के संसाधन होते हैं उनकी हम व्यवस्था किए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षाएं हैं ट्रेंड लोगों के द्वारा हम उनका